हेलो टू एवरीवन। इलेक्ट्रॉनिक्स के आज के सेशन में हम लोग जो फेर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है इसके बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जो ड्रूड मॉडल था जो कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड था, तो उसको हम लोगों ने डील किया था। इलेक्ट्रॉन्स को हम लोगों ने ये अज्यूम किया था कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स वो ओबे करेंगे। वहाँ से कुछ हमें सक्सेस भी मिले, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट फेलियर हमें देखने को मिला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि मेटल्स के अंदर मौजूद हैं, उनका स्पेसिफिक हीट का वेरिएशन टेम्परेचर के साथ वो एक्सपेरिमेंटली जो होता है वो मैच नहीं करता है उसके साथ। तो इसलिए जो समरफेल्ड है उसकी क्वांटम थ्योरी यहाँ पर आती है, जिसमें अज्यूम किया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स नहीं, जबकि पोली के आइडिया से पता चलता है कि वो फेर्मियंस हैं दरअसल, यानी फेर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स को वो ओबे करने चाहिए। अब अगर ऐसा अजम्पशन हम मान के चलते हैं तो आपको समरफील्ड की थ्योरी तो पढ़नी है, जिसमें आपको स्पेसिफिक हीट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द मेटल एट एनी टेम्परेचर ये आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो इसका वेरिफिकेशन हम लोग करेंगे बाद में, लेकिन उससे पहले हमें फेर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स जो है या फेर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है उसके बारे में हमें जान लेना चाहिए। आज इसकी थ्योरी भी करेंगे, साथ ही साथ जो न्यूमेरिकल्स हैं इस पर बेस्ड उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फेर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। तो अज्यूम किया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे पास क्या है, फेर्मियंस हैं। और फेर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन जो है ये एक ऐसा फंक्शन है जिसको हम एफ ऑफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो ये डिनोट करेगा कि जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी कि किसी भी एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स के ऑक्युपाई होने की जो प्रोबेबिलिटी रहेगी उसको ये डिनोट करता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्युपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एनर्जी लेवल इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस फंक्शन विच इज आल्सो कॉल्ड एज फेर्मी फंक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसको हम लोग जब डिफाइन करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर जो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स है उसमें इसका पूरा डेरिवेशन भी हम लोग करते हैं, जिसमें फाइनल रिजल्ट हमारे पास सामने आता है 1/1 + e टू द पावर e माइनस EF डिवाइड बाय KT। ये हमारे पास एक फाइनल एक्सप्रेशन सामने आता है। सो दिस इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सो P से डिनोट कर सकते हैं या फिर F ऑफ E से। तो एक बात समझ में आती है कि अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन के अंदर कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनऑक्युपाइड या अनऑक्युपेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन एनर्जी लेवल, तो आप क्या करेंगे, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्योंकि 1 है इस केस में ऑक्युपाई और ना ऑक्युपाई होने का, इसका मतलब 1 माइनस F ऑफ E आप कैलकुलेट करना चाहेंगे उस टाइम पे, अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ अनऑक्युपेंसी पूछा गया तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस की बात रही। अब यहाँ जो EF है वो एक इंपॉर्टेंट टर्म है। EF को हम लोग बोलते हैं फेर्मी लेवल एनर्जी। फेर्मी लेवल एनर्जी यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि ये फेर्मी लेवल जो है वो हम लोगों ने अभी तक नहीं स्टडी किया है, बट सेमीकंडक्टर्स हम इसको थोड़ा और अच्छे से डील करेंगे। बट फेर्मी लेवल हमारे पास एक रेफरेंस लेवल है जो ये बताएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्युपेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाफ। कैसे, देखो यहाँ पर E इज इक्वल टू EF जब हम करेंगे, है ना, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/1 + e टू द पावर 0 विच इज 1। सो एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन वी आर गेटिंग 1/2 एज द आंसर, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी इज हाफ। तो इसका मतलब हम ऐसा कहेंगे कि फेर्मी लेवल इज द रेफरेंस लेवल इन विच वी अज्यूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्युपेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन शुड बी हाफ। ठीक है, अब ये फेर्मी लेवल जो है, ये फेर्मी लेवल की एनर्जी कितनी बनी है मैंने EF, और ये फेर्मी लेवल अप और डाउन हो सकता है, किसी कंडक्टर के अंदर, सेमीकंडक्टर में हो सकता है, डिपेंडिंग कि आप टेम्परेचर को वेरी करवा रहे हो, उसके हिसाब से फेर्मी लेवल की जो पोजीशन है वो वेरी कर सकती है, या फिर जो डोपिंग कंसंट्रेशन है उसको आप कम या ज़्यादा कर रहे हो, या बाहर से कोई डोपिंग कर रहे हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स में करते भी हैं। ठीक है, कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए, तो उस केस में भी फेर्मी लेवल हमारा अप या डाउन हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि डिफरेंट केस हम मान करके चलते हैं। 2 केस मेनली हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एक तब जब हमारे पास टेम्परेचर 0 केल्विन होगा, और एक तब हमारे पास जब टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है। ठीक है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। सो फेर्मी फंक्शन का जो बिहेवियर है एनर्जी वेरिएशन के साथ वो हम लोग देखने जा रहे हैं अलग अलग टेम्परेचर पे। एक बार हम बात करेंगे टेम्परेचर जब 0 केल्विन होगा, और एक बार हम लोग बात करेंगे जब टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है।
दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है, और ये कोई किसी भी टेम्परेचर पर। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट केस बन सकते हैं एनर्जी के। मेनली 3 केस यहां पर बनेंगे। पहला केस बनेगा जब एनर्जी लेस रहेगा फेर्मी एनर्जी से। सेकंड केस में एनर्जी बराबर रहेगा फेर्मी लेवल की एनर्जी से, ठीक है। और थर्ड जो केस बनेगा इट इज E ग्रेटर देन EF, ये हमारे पास बनेगा केस जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं FOV हमारे पास कितना था, 1 में 1 प्लस E टू द पावर E माइनस EF डिवाइड बाई KT। तो क्योंकि जब टेम्परेचर 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा E टू द पावर इन्फिनिटी, तो वो प्लस माइनस इन्फिनिटी होगा डिपेंडिंग कि E ग्रेटर देन EF है कि E लेस देन EF है, इस बात पर। जैसे कि E लेस देन EF अगर हुआ तो ये क्वांटिटी हमारे पास नेगेटिव में जाएगी, और जब टेम्परेचर 0 केल्विन रखेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल टू द पावर माइनस इन्फिनिटी जाएगा। और E टू द पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, E टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हमारे पास होगा 1 E टू द पावर इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी, दैट मीन्स 0। सो 1 बाई 1 दैट मीन्स दिस इज अवर प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जब टेम्परेचर 0 केल्विन होगा और एनर्जी लेस रहेगा फेर्मी एनर्जी से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन वो हमारे पास कितना है, 100%, ठीक है। फिर अगर E बराबर EF के बराबर चला जाता है तो क्या होगा, तो देखो ये टेम्परेचर भी 0 है और E माइनस EF भी कितना हो गया, 0। सो E टू द पावर 0 बाई 0 टर्म विच इज इनडिटर्मिनेट, तो हमारे पास ये इनडिटर्मिनेट चला जाएगा, ठीक है, जिसे हम नॉट डिफाइंड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है E ग्रेटर देन EF, तो ऐसे केस में ये पॉजिटिव प्लस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा, और E टू द पावर प्लस इन्फिनिटी दैट मीन्स इन्फिनिटी, सो 1 बाई 1 प्लस इन्फिनिटी दैट मीन्स 1 बाई इन्फिनिटी दैट मीन्स 0, तो यहां पर आ जाएगा 0। तो एक बात साफ साफ यहां पता चल रही है कि जब टेम्परेचर 0 केल्विन है तो सिंपली हम लोग जो फेर्मी फंक्शन है इसको आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए यहां पर हमारे पास फेर्मी एनर्जी EF है, इधर एनर्जी वेरी कर रही है, और ये हमारे पास है F ऑफ E, ठीक है। तो E लेस देन EF के लिए ऑक्यूपेंसी कितना है, प्रोबेबिलिटी तो 1 है हमारे पास, दैट मीन्स इसका मैक्सिमम वैल्यू तो 1 जा सकता है, और यही वैल्यू रहेगी हमारे पास E लेस देन EF के लिए, दैट मीन्स दिस शुड बी ए रेक्टेंगल, और फॉर ग्रेटर देन एनर्जी EF वी गेट द प्रोबेबिलिटी विल बी 0, ठीक है, जो कि यहां पर आ भी रहा है। अब हम बात करेंगे कब, जब डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर लेंगे तब की बात करते हैं। तो जब टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं होगा, ऐसे केस में जब एनर्जी लेस देन EF है, तब क्या होगा आप खुद से देखिए, E is less than EF, that means E minus EF is less than 0, that means a negative quantity। तो यहां पर मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/1 plus E to the power a negative quantity, ऐसा लिखा जा सकता है, नेगेटिव क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास जाएगा नेगेटिव क्वांटिटी। अब देखो यहां पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, तो ये नेगेटिव क्वांटिटी कितनी जा सकती है मैक्सिमम, इन्फिनिटी। सो E टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0 1, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू बन जा सकती है, बट क्योंकि टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है तो इसका वैल्यू 1 से तो कम ही रहेगा, इसका वैल्यू 1 से कम रहेगा। और जैसे जैसे आप एनर्जी को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे आप एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, नॉट इन्फिनिटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इन्फिनिटी तो लास्ट अप्रोच है ही हमारी, ठीक है, जिस टाइम ये इन्फिनिटी हो जाएगा हमारे पास ये वाली टर्म, ठीक है, दैट मीन्स E इज इक्वल टू EF हो जाएगा। जैसे जैसे आप E लेस देन EF कंडीशन है और आप एनर्जी को धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 1 से छोटी तो रहेगी, लेकिन आप एनर्जी बढ़ाएंगे तो F ऑफ E आपका क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। F ऑफ E क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, प्रोबेबिलिटी आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। जैसे ही आप E बराबर EF पर पहुंचेंगे तो आप देख सकते हैं यहां से E इज इक्वल टू EF पर, क्योंकि ये तो 0 है नहीं, तो ये वाली टर्म हमारे पास जो है E टू द पावर जो भी आएगा ये हमारे पास नॉट डिफाइंड तो नहीं आएगा, दैट मीन्स इनडिटर्मिनेट तो नहीं आएगा, बिकॉज ये T इज इक्वल टू 0 नहीं है यहाँ पे। तो E इज इक्वल टू EF पर E टू द पावर 0 बनेगा, और E टू द पावर 0 कितना है 1, दैट मीन्स 1 बाय 1 प्लस 1, ठीक है, हाफ हो गया, तो इसका वैल्यू जाएगा हाफ, इसका वैल्यू कितना जाएगा, हाफ चला जाएगा। जैसे ही E ग्रेटर देन EF करोगे तो फिर यहां पर 1/1 प्लस E टू द पावर पॉजिटिव क्वांटिटी चला जाएगा, ठीक है, और ये मैक्सिमम कितना जा सकता है, ये भी मैक्सिमम हमारे पास कितना लगता है 1 ही जा सकता है, तो इसकी वैल्यू भी हमारे पास 1 से छोटी रहेगी। और जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो हमारे पास F ऑफ E का वैल्यू डिक्रीज करेगा, ठीक है, और ये से दैट एनर्जी आप इंक्रीज करेंगे तो F ऑफ E हमारे पास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो अब यहां पर मैं आपको पास ड्रॉ करता हूं, देखो ये तो हमारे पास पहले ग्राफ मिल रहा था टेम्परेचर 0 केल्विन पे, विच इज EF हियर, है ना, यहां पर कितना है 1। अब ठीक इसके बीचों बीच यहां पर क्या होगा हमारे पास, यहां पर होगा 1/2, और ग्राफ यहां से डिक्रीज करना शुरू करेगा और यहां पर से गुजरेगा, ये तो पक्की बात है क्योंकि E इज इक्वल टू EF पे हाफ आने लग रहा है,
तो ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा, ये भी है, तो ये इस प्रकार से जाएगा, ऐसे जाएगा, ठीक है। अगर एक बार और टेम्परेचर आपने और इंक्रीज किया, दैट मीन्स ये तो हमारे पास टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है, मान लीजिए टेम्परेचर है 300 केल्विन, अब टेम्परेचर मान लीजिए आप 400 केल्विन पे इसी को ड्रा करना चाह रहे हैं, तो फिर क्या होगा, ये थोड़ा शिफ्ट नीचे की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाएगा, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से जाएगा। तो ये जो है ये टेम्परेचर 0 केल्विन पर है, और इसके अलावा ये जो है ये टेम्परेचर मान लीजिए T1 पर है, और यहाँ पर ये जो है ये टेम्परेचर T2 पर है, सच दैट जो T2 का वैल्यू है वो ग्रेटर रहेगा T1 से। तो इस प्रकार से आप बिहेवियर इसका देख सकते हैं एफ ऑफ ई का विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। तो ये हमने डिस्कस किया, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर हम दो केस अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। एक केस हम लेकर के चलेंगे एट वेरी हाई एनर्जी, अगर एनर्जी बहुत अधिक होता है। दूसरा केस है एट वेरी हाई टेम्परेचर। ये दो केस हम मान करके चल रहे हैं। देखो अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स E इज ग्रेटर देन KT है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो E माइनस EF बाई KT जो टर्म आ रही है, ठीक है, डिवाइड बाई KT जो टर्म आ रही है, क्या ये ग्रेटर देन 1 होगा हमारे पास। दैट मीन्स जो एफ ऑफ E हमारे पास था, दैट मीन्स 1/1 प्लस E टू द पावर E माइनस EF डिवाइड बाई KT, तो क्या अगर ये वैल्यू अधिक रहेगी ग्रेटर देन 1, तो आप इस चीज़ को यहाँ से नेगलेक्ट कर सकते हैं 1, क्योंकि स्मॉलर क्वांटिटी आएगी मेरे पास में, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 1/e टू द पावर E बाई KT, ठीक है, और मल्टीप्लाई E टू द पावर माइनस EF बाई KT। तो जो वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ में वो इस प्रकार से वेरी कर रहा है, E टू द पावर माइनस E बाई KT, यहाँ से देख सकते हैं। और ये वेरिएशन किस में होता है, इस प्रकार का वेरिएशन जो देखने को मिलता है वो देखने को मिलेगा मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है सामने कि जो फेर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो हाई एनर्जी के ऊपर एक लिमिट केस बन जाता है, मतलब वो रिड्यूस हो जाता है, किस केस में, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स में रिड्यूस हो जाता है। हाई टेम्परेचर की बात करेंगे तो ऐसे केस में क्या होगा कि E टू द पावर जो वैल्यू रहेगी माइनस ऑफ E माइनस EF डिवाइड बाई KT, यहाँ माइनस साइन मैंने बाहर लिया है, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू हम अज्यूम करके चलें तो ये वैल्यू लेस देन 1 रहेगी मेरे पास, ठीक है। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो टेम्परेचर जितना अधिक रहेगा तो ये वैल्यू 1 से छोटी आएगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो ऐसे केस में जो एफ ऑफ E है इसमें आप ये वाली टर्म साथ में लेकर के आइए। कैसे लेकर के आएंगे, देखो हमारे पास था 1/1 प्लस E टू द पावर E माइनस EF बाई KT, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ E टू द पावर माइनस ऑफ E माइनस EF डिवाइड बाई KT। जस्ट मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया है इससे, अब नीचे भी इसी से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आएगा E टू द पावर माइनस ऑफ E माइनस EF डिवाइड बाई KT, और नेक्स्ट टर्म जो आएगी दैट मीन्स इट इज़ 1, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा आगे। अब हम देख रहे हैं कि ये वाली जो वैल्यू है इट इज लेस देन 1, तो 1 हमारे पास अधिक हुआ, इसका मतलब इसे आप नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं, इसे आप नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं। तो इसका वेरिएशन कैसा है, आपको कैसा देखने को मिल रहा है एनर्जी के साथ और टेम्परेचर के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E टू द पावर माइनस E बाई KT, ठीक है। यू गेट दैट रिजल्ट टू बी सेम, चाहे हाई एनर्जी हो चाहे हाई टेम्परेचर हो, रिजल्ट सेम आता है। इसका मतलब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट जो है कंक्लूजन सामने आता है कि फेर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स रिड्यूसेस टू मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स व्हेन टेम्परेचर एंड एनर्जी इज हाई, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए अगर किसी एग्जाम में आप जा रहे हैं तो, ठीक है। तो फेर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स के कुछ यहाँ पर हमारे पास में एक्सप्रेशंस है, जैसे कि जो फेर्मी वेक्टर होता है KF, फेर्मी वेक्टर, ठीक है। एनर्जी जो होता है ना फेर्मी एनर्जी, इसको आप डिफाइन करते हैं तो h² KF स्क्वायर बाई 2m, ये होता है फेर्मी वेक्टर, ठीक है। तो ये सब कुछ एक जो फेर्मी स्पेस है उसके अंदर आप अज्यूम करके चलते हैं, जिसे हम K स्पेस भी बोलते हैं, उसके अंदर हम अज्यूम करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला 12mVF² भी कह सकते हैं, या फिर PF² बाई 2m भी कह सकते हैं, या KBTF भी कह सकते हैं। सब इसी के फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ फेर्मी वेलोसिटी, फेर्मी मोमेंटम, फेर्मी टेम्परेचर, है ना। तो जस्ट आपने एक बार अगर फेर्मी एनर्जी या KF आपने मेजर कर लिया तो आसानी से आप बाकी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये KF का वैल्यू बताने जा रहा हूँ क्योंकि पूछता है एग्जाम्स के अंदर, जैसे 1D का केस है, 2D का केस है और 3D का केस है। तो 1D के केस में इस KF का वैल्यू रहेगा यहाँ पर n π/2, यहाँ पर रहेगा 2n π की पावर 1/2, और यहाँ पर हमारे पास रहेगा 3π² n की पावर 1/3। ये हमारे पास आता है। इसको कैलकुलेट करने के कुछ मेथड्स हैं, ठीक है।
चलिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूं। उदाहरण के तौर पे मान लो 2D में आपको ये प्रूव करना है कि जो KF का वैल्यू है वो ये होता है, ठीक है। मान लीजिए आपको ये प्रूव भी करना है इन केस, तो इसके लिए हम अज्यूम करते हैं कि जो ग्रिड पॉइंट्स होते हैं, ग्रिड पॉइंट्स एक हमारे पास जो फेर्मी स्पेस है, K स्पेस है, उसके अंदर हम अज्यूम करके चलते हैं। तो वो नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट्स जो हैं उनको आपने काउंट करना होता है, जो भी फेर्मी स्पेस के अंदर आने लग रहे हैं उनको। अब 2D के अंदर जो फेर्मी सरफेस होगा वो कैसा होगा? स्फेयर तो होगा नहीं, स्फेयर तो इसमें होगा, ठीक है। इसमें कैसा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। इसमें कैसा होगा? सर्कल, 2D के केस में। तो एक सर्कल हम अज्यूम करके चलते हैं, ठीक है, जिसका रेडियस कितना होगा? जिसका रेडियस होगा KF के बराबर। K स्पेस के अंदर कितना होगा? KF के बराबर रहेगा इसका रेडियस। दैट मीन्स इसका जो एरिया है, टोटल एरिया, वो एरिया हमारे पास हो जाएगा पाई इंटू KF का स्क्वायर। अब यहाँ पे जो इस सर्कुलर रीजन के अंदर जितने भी ग्रिड पॉइंट्स हैं उनको आपने काउंट करना होता है। दरअसल वो आते हैं हमारे पास n के बराबर, डेंसिटी, ठीक है, n के बराबर हमारे पास आता है, जिससे हम डेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ ग्रिड पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका हमारे पास एक फॉर्मूला है। आप क्या करिए यहाँ पे कि टोटल एरिया लिख दीजिए इस रीजन का, जिस रीजन में आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास टोटल रीजन हुआ, ठीक है। इसका एरिया डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन ग्रिड पॉइंट, वन ग्रिड पॉइंट, ठीक है। तो पर यूनिट एरिया ऑफ वन ग्रिड पॉइंट हमने लिखना है। अब देखिए ये जो एरिया है वो कितना है हमारे पास में? पाई KF स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया ऑफ वन ग्रिड पॉइंट। कैसे लिखें? तो देखो 2 डायमेंशन वाला केस है, तो 2 डायमेंशन वाले केस में एरिया हमारे पास हो जाएगा 2 पाई बाय LX इंटू में 2 पाई बाय LY, यानी हो जाएगा 2 पाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय LX LY। और LX LY दैट मीन्स एरिया, ठीक है। तो 2 पाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया A। तो हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे 2 पाई का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया, जो कि ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो स्पिन्स हैं उनको भी कंसिडर किया जाता है इसके अंदर। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आइदर प्लस हाफ भी हो सकता है उनका स्पिन, माइनस हाफ भी हो सकता है। तो इसका मतलब हमें 2 से इसे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेट्स जो अवेलेबल होते हैं जब वो भी फाइंड आउट करते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स फाइंड आउट करते हैं, जैसा आगे करेंगे समरफील्ड थ्योरी में, तो 2 से हम मल्टीप्लाई जरूर करते हैं। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स में भी यहाँ पर भी हम लोग करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, बिकॉज दिस इंक्लूड्स द स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमेशा हम मान करके चलते हैं 2 यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के स्पिन को नहीं छोड़ना है आपने यहाँ पे, ठीक है। अब इसको आपने कैलकुलेट करना है। तो देखो पहली बात तो ये है कि जो n बटा a आएगा, ये जो n बटे में a आएगा, दिस इज नंबर डेंसिटी n, ठीक है। आगे हम कैलकुलेट करेंगे, देखो पाई KF स्क्वायर डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर और इंटू में कितना हो गया? एरिया, एरिया तो उधर चला गया, यहाँ पे आ जाएगा 2, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट, 2 से यहाँ पे ये कैंसिल आउट, और KF का वैल्यू कितना आ गया? तो KF का वैल्यू हमारे पास आ गया 2 पाई n, तो यहाँ से आ जाएगा 2 पाई n और इसकी पावर 1/2, तो जो यहाँ पर आ भी रहा है। तो ऐसे आप चीज़ों को प्रूव कर सकते हैं, बट प्रूव करने का हमारे पास एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा, इसलिए ये जो रिजल्ट्स हैं वो आपको थोड़ा याद रहना चाहिए, ठीक है। कुछ और रिजल्ट्स भी हैं, उदाहरण के तौर पे जैसे कि जो एवरेज एनर्जी आती है ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, एट टेम्परेचर 0 केल्विन, वो हमारे पास आता है D/D+S ऑफ फेर्मी एनर्जी। डायरेक्ट कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, बताओ 1 डायमेंशन में एवरेज एनर्जी कितना होगा इलेक्ट्रॉन्स का। 3D में तो सबको याद भी रहता है 3/5 ऑफ EF, ठीक है। इसे कैलकुलेट किया जा सकता है, इस फेर्मी फंक्शन की सहायता से कैलकुलेट किया जा सकता है, बट बहुत बड़ी कैलकुलेशन पड़ेगी इसकी, ठीक है, तो वो हम नहीं देखेंगे। यहाँ D जो है वो क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है? D रिप्रेजेंट डायमेंशन, और S क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? S रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एनर्जी वेव वेक्टर का रिलेशन है वो कुछ इस प्रकार से होना चाहिए पार्टिकल्स का, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K टू द पावर S। तो ये S है यहाँ पर। जैसे उदाहरण के तौर पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का क्या होता है एनर्जी और वेव वेक्टर का रिलेशन? E = h² K स्क्वायर डिवाइड बाई 2m। तो S का वैल्यू कितना हो गया? 2, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप एनर्जी जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। और भी इसी प्रकार से जो एवरेज प्रेशर होता है, ठीक है, एवरेज प्रेशर, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज प्रेशर जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका वैल्यू हमारे पास आता है 3D के लिए तो सबको याद रहेगा भी, ठीक है। 3D के लिए हम लोग याद भी करते हैं 2/3 E/V, ये वैल्यू हमारे पास आती है, ठीक है। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज में भी सेम ही रिजल्ट होता है दरअसल, 2/3 E/V, ठीक है। तो आप खुद से भी देख सकते हैं यहाँ पे, दिस इज S एंड दिस इज D डायमेंशन इन 3D केस, तो यहाँ पर हो जाएगा S/D। तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा। अब आप किसी भी डायमेंशन में निकाल सकते हैं, 1D 2D 3D, तो ये पूछता है एग्जाम के अंदर कि 1D 2D 3D किस में निकालना है, ठीक है। और एक और ट्रिक है जो कि मैंने पिछले एक और लेक्चर में आपको बता रखा है CSR नेट में, जिसमें हमें ये बताना होता है कि जो n है उसकी डिपेंडेंसी EF की कितनी पावर के साथ होती है, प्रेशर है उसकी EF की पावर कितने के साथ होता है, और एनर्जी का EF के साथ
किस प्रकार से रिलेशन रहेगा। तो वो हालांकि मैंने वीडियो में बता रखा है, बट यहाँ पर फिर दोबारा से हम बता रहे हैं, अलग अलग डायमेंशन में पूछ लेता है ये एग्जाम के अंदर और हमारा काम भी आ जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए कैसे रहेगा, इसको आप थोड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखो यहां पर होता है d/s-1। ठीक है, एनर्जी जो होगा एवरेज एनर्जी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EF टू द पावर d/s-1। ठीक है, फिर इसके बाद n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EF टू द पावर d/s और p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EF की पावर d/s+1। ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं जो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो KF की वैल्यूज हैं तीनों, ये आप कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिकॉज दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए मान लीजिए हम लोगों ने 2D के लिए जो है बताना है कि प्रेशर EF पर किस प्रकार से वेरिएशन है इसका। तो हालांकि आप इसे डायरेक्टली यहाँ से देख भी सकते हैं कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू EF टू द पावर D हमारे पास हो जाएगा 2, S इलेक्ट्रॉन के लिए 2 होता है, प्लस में हो जाएगा 1, दैट मीन्स EF का होल स्क्वायर। तो ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और भी तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, जैसे हमारे पास जो P का फॉर्मूला था वो कितना था हमारे पास, ये था हमारे पास S/D एंड E/V। अब S भी 2 के बराबर है, डायमेंशन भी 2 है, तो ये हो जाएगा E/V। ठीक है, और n से आप मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अवेलेबल हैं, ठीक है, जो ऑक्यूपाई करेंगे उनसे भी आपको मल्टीप्लाई करना होगा। और ये n/v जो है ये क्या चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे पास n, स्मॉल n, तो स्मॉल n इंटू E आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, नंबर डेंसिटी। तो किस प्रकार से होता है वो हम देख लेते हैं, वो यहाँ पर मुझे दे रखा है। अगर यहाँ से नहीं देखना चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं कि E इज इक्वल टू, ठीक है, h² kF²/2m, यहाँ से हो जाएगा h²/2m, और जो kF है फेर्मी वेव वेक्टर, उसका वैल्यू अभी मैंने बताया था 2πn की पावर हाफ, और मल्टीप्लाइड बाय ये 2 हो जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो मैं देख सकता हूँ यहाँ से जो फेर्मी एनर्जी है EF, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो ये हो जाएगा EF। और ये जो एनर्जी है इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू मैंने बताया था d/d+s ऑफ EF, तो दिस इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E टू द पावर EF। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा EF एंड EF स्क्वायर, वही चीज़ यहाँ पर भी आ रही है। ठीक, तो थोड़ा सा आप इधर से देखें, बाकी ट्रिक से भी आप लोग इसको कर सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है वो आपने फाइंड आउट करनी है ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हुज एनर्जी इज, ठीक है, आपको एनर्जी उसकी दे रखी है, एनर्जी इज 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबाव फेर्मी लेवल। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हुज एनर्जी इज 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अबाव द फेर्मी लेवल। अज्यूम कर लीजिए कि हमारे पास जो टेम्परेचर है सैंपल का जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद रहेंगे वो टेम्परेचर है 800 केल्विन। ठीक है, सैंपल का टेम्परेचर कितना दे रखा है, 800 केल्विन आपको दे रखा है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी निकालनी है, दैट मीन्स f(e) निकालना है। ठीक है, और अगर हम लोगों को अनऑक्यूपाइड निकालना होता तो 1 - f(e) करते। अब यहाँ से जाएगा 1/1 प्लस e टू द पावर e - EF/kT। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास फेर्मी लेवल है जिसकी एनर्जी कितनी है, EF के बराबर है। EF मतलब द मैक्सिमम एनर्जी ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन एट द टेम्परेचर 0 केल्विन। ठीक है, और इसके जस्ट अबाव यहाँ पर हमारे पास कहीं 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है जहाँ इलेक्ट्रॉन रहेगा हमारे पास। तो अब अगर यहाँ पर ये है E के बराबर, ठीक है, यहाँ का जो एनर्जी है वो मान लेते हैं E के बराबर है, और ये 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊपर है, इससे ऊपर मौजूद है। तो क्योंकि ये अबाव मौजूद है तो हम ऐसा कह सकते हैं कि E - EF का वैल्यू 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही दे रखा है हमें क्वेश्चन के अंदर। अगर ये बिलो होता 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, अगर ये बिलो होता हमारे पास, इसके लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद रहता, तो फिर E - EF का वैल्यू हम लेते माइनस का 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम पुट करेंगे तो 1/1 प्लस e टू द पावर 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय, अब ये जो k है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसे भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इसकी टर्म्स में लिखना पड़ेगा। जूल पर केल्विन में तो सब जानते होंगे k का वैल्यू क्या कितना होता है, 1.38 इंटू 10⁻⁻23 एंड जूल पर केल्विन। बट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन में भी आपको मालूम रहना चाहिए इसका वैल्यू, ठीक है, जो कि होता है 8.62 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यहीं पर ही नहीं बल्कि सेमीकंडक्टर्स में आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा ये वाला। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे 8.62 इंटू 10⁻⁻5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर केल्विन, और टेम्परेचर हमें कितना दे रखा है, टेम्परेचर है 800 केल्विन। तो आप इसको सोल्व करिएगा, सोल्व करने पर फाइनल आंसर आ जाएगा आपके पास 0.19।
दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि 19% प्रोबेबिलिटी हमारे पास रहेगा कि इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी लेवल ऑक्यूपाई कर जाए। देखिए ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें हमें प्रूव करना होगा कि मान लेते हैं हमारे पास में फेर्मी लेवल है जिसकी एनर्जी कितनी है, EF है। तो हमें प्रूव करना है कि जो फेर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है या फेर्मी फंक्शन है, ये हमारे पास एंटी सिमेट्रिक होता है विद रिस्पेक्ट टू दिस फेर्मी लेवल। इस बात को आप कैसे प्रूव कर सकते हैं? मान के चलिए कि इस फेर्मी एनर्जी का जो लेवल है इसको आप ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, कितना, डेल ई आप मान लो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करेगा इसकी एनर्जी कितने के बराबर होगी? इसकी एनर्जी हमारे पास बराबर होगी EF प्लस में डेल ई के बराबर होगी। ठीक है, अगर आप इसे डेल ई नीचे की डायरेक्शन में करें तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर डेल ई, और इसकी एनर्जी हमारे पास हो जाएगी EF माइनस डेल ई। ठीक है, क्वेश्चन में आप बताता हूँ, आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट फेर्मी फंक्शन f of E is anti-symmetric with respect to फेर्मी लेवल। ये आपने प्रूव करना है। तो आप कैसे प्रूव करेंगे? फेर्मी लेवल को अगर आप डेली ऊपर शिफ्ट करें तो एनर्जी आएगी EF प्लस डेली। जहां पे आप प्रोबेबिलिटी निकालिए ऑक्यूपेंसी की, यहां पर प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए ऑक्यूपेंसी की, और ये वाली स्टेट अगर मैं 2 मान लूं तो यहां पर भी निकाल लीजिए इलेक्ट्रॉन के ऑक्यूपेंसी की। आप देखेंगे दोनों का नेगेटिव साइन आना चाहिए। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं यहां पे कि इसमें आप निकाल लीजिए ऑक्यूपेंसी की प्रोबेबिलिटी, और यहां पर आप निकाल लीजिए किसकी, अनऑक्यूपेंसी की। तो ये दोनों आपस में बराबर आना चाहिए। अगर बराबर आ जाता है तो फिर ये थ्योरम प्रूव हो जाती है यहां से। तो सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं कि स्टेट 1 में ऑक्यूपेंसी की, तो ये बराबर होगा f ऑफ, जो कि एनर्जी शिफ्टेड एनर्जी है हमारे पास, EF प्लस में डेल ई। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 1/1 प्लस ई टू द पावर E माइनस EF। तो E का वैल्यू कितना है, EF प्लस डेल ई और माइनस EF डिवाइड बाई KT। तो हमारे पास आ जाएगा, देखो ये कैंसिल आउट, सो 1/1 प्लस ई टू द पावर डेल ई बाई KT। ठीक है, कॉल दिस इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑक्यूपेंसी निकाल लेते हैं इस वाली स्टेट में। ठीक है, स्टेट नंबर 2 में। तो P2 हम निकाल रहे हैं f ऑफ, यहाँ का जो एनर्जी है वो EF माइनस डेल ई है, तो EF माइनस डेल ई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर कितना आएगा, 1/1 प्लस ई टू द पावर और EF माइनस का डेल ई। ठीक है, और माइनस का कितना हो जाएगा, EF हो जाएगा डिवाइड बाई KT। ठीक है, बट अनऑक्यूपेंसी की निकालेंगे तो f ऑफ E नहीं आएगा, फिर आएगा 1 माइनस, तो आपको 1 माइनस करना पड़ेगा इसमें से। ये भी ध्यान रखना है, ये वाली बात। अनऑक्यूपेंसी की निकालने जा रहे हैं आप लोग, तो 1 माइनस f ऑफ। ठीक है, अब देखो ये से कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं इसको। तो P2 का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 1/, ठीक है, 1/1, देखो ऐसा है ना, 1 माइनस 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस डेल ई बाई KT। ठीक है, इसको आगे देखते हैं, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर माइनस डेल ई बाई KT। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस ई टू द पावर माइनस डेल ई बाई KT, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब इसको आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/1 प्लस ई टू द पावर डेल ई बाई KT, जो कि प्लस का है ना। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं ना यहाँ से। कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। क्या इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सेम है? बिल्कुल है। इसका मतलब यहाँ ऑक्यूपेंसी और यहाँ अनऑक्यूपेंसी सेम है प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब ध्यान रखिएगा कि फेर्मी फंक्शन f ऑफ E एंटी सिमेट्रिक होता है विद रिस्पेक्ट टू फेर्मी लेवल। ठीक है, तो ये थ्योरम यहाँ से प्रूव होती है। तो इस प्रकार से फेर्मी फंक्शन से ढेरों क्वेश्चन किए जा सकते हैं। ठीक है, और भी एक क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि बताइए जो फेर्मी वेलोसिटी होता है, इसका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है 3D के अंदर, 3 डायमेंशन के अंदर। फेर्मी वेलोसिटी का वैल्यू होता है 3/4 ऑफ फेर्मी वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी एट टेम्परेचर 0 केल्विन इज डिफाइंड एज 3/4 टाइम्स ऑफ द फेर्मी वेलोसिटी। तो ये प्रूव करना आपसे पूछ सकता है। ठीक है, हालांकि रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, प्रूफ तो किसी यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछेगा आपसे, तो ये प्रूफ भी आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो थोड़ा सा आप इसमें ट्राई करिएगा कैसे करना है इसको। एवरेज एनर्जी, एवरेज वेलोसिटी, ये सब चीज़ें जो भी हम कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला हम अडॉप्ट करके चलते हैं कि जैसे फेर्मी जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी, इसको प्रूव करना है तो 0 से लेकर के VF तक आप इसको इंटीग्रेट करिए, क्योंकि VF से लेकर के इन्फिनिटी तक अगर आप जाएंगे तो वहां पर तो स्टेट्स ऑक्युपाइड होंगी नहीं, इलेक्ट्रॉन्स होंगे नहीं, तो एनर्जी 0 हो जाएगी। तो उस केस में नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल ही नहीं है हमारे पास, तो उसको आप इंटीग्रेशन में मत लेकर के आइए। एवरेज अगर एनर्जी निकालेंगे तो 0 से EF ही कीजिए सिर्फ और सिर्फ। वैसे तो 0 से इन्फिनिटी होता है, बट EF टू इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि वहां पर नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल ही नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के लिए ऑक्युपाई होने के। हमने देखा भी था इसको स्टार्टिंग में, जब हमने बताया था कि प्रोबेबिलिटी जब E ग्रेटर देन EF की बात करें तो प्रोबेबिलिटी विल बी 0। ठीक है, तो 0 से VF
और फिर उसके बाद एन ऑफ वी रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ द स्टेट्स अवेलेबल, ठीक है, इन द वेलोसिटी रेंज v टू v प्लस dv। तो एन ऑफ वी dv इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, और v ए सेम टू सेम, और डिवाइड बाय इंटीग्रेशन 0 टू vf, और यहाँ हो जाएगा एन ऑफ वी dv। या डायरेक्ट आप सीधा लिख सकते हैं, यहाँ पे n लिख दीजिए, यहाँ पे n, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाइड विद इन रेंज 0 टू vf, वो नीचे लिखना है आपने, ठीक है। ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला भी है, जो कि क्वांटम में हम लोग स्टडी भी करते हैं इसका। अब जो एन ऑफ वी dv है, इसको आप लोग जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, एन ऑफ ई डी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू होता है एफ ऑफ ई, जी ऑफ ई और डी ई, ठीक है। ये जी ऑफ ई जो है ना, ये डेंसिटी है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स का मैंने जिक्र नहीं किया है, और इस लेक्चर के अंदर हम इसका जिक्र भी नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी वीडियो चली जाएगी इस केस में। तो हम क्या करेंगे, जब हम समरफील्ड थ्योरी पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसमें आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट्स निकालना बताऊंगा आपको मैं। यहाँ पर आप उसको पुट करिएगा, एफ ऑफ ई जो है, ठीक है, वहाँ पर इसका वैल्यू 0 से वीएफ में तो 1 ही हो जाना है ना, पूरी प्रोबेबिलिटी है 0 से वीएफ में इलेक्ट्रॉन की ऑक्युपेंसी होने का। और ये जो एनर्जी ई है, वो वेलोसिटी के टर्म्स में लेकर के, कैसे, E इज इक्वल टू हाफ mv², ये हम लोग जानते हैं। और ये फेर्मी वेलोसिटी का जो अपर लिमिट है, ये वीएफ का वैल्यू, ये भी आपको पता रहना चाहिए कितना होता है। ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, EF का वैल्यू हमारे पास होता है h² kF² डिवाइड बाई 2m, और kF मैंने बताया था 3D केस के अंदर, क्योंकि 3D केस का फॉर्मूला है। तो 3D केस में जो kF का वैल्यू होता है, इट इज 3π² n की पावर, ये होता है 1/3। ये वैल्यू यहाँ पुट करिए, ठीक है। वैसे तो हाँ, यहाँ पर पुट कर लीजिए, और इसका एक और फॉर्मूला होगा हाफ mvf²। तो vf जो यहाँ से आएगा सामने है ना, इन टर्म्स ऑफ स्मॉल n, उसको आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए, वो यहाँ पर पुट करिए आप लोग, और फिर आप जो है इसको सोल्व करके देखिए क्या मेरे पास आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। बट उससे पहले आपको डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के बारे में बताना, जो क्या होता है ये, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जी ऑफ ई के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, इसको हम कैलकुलेट भी करेंगे इन द रेंज ई टू ई प्लस डी ई इन द मोमेंटम स्पेस, ठीक है। मोमेंटम स्पेस में इसको हम कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी स्पेस या वेव वेक्टर स्पेस के अंदर हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने का एक तरीका मैंने आप लोगों को बताया, बाकी किसी भी बुक में इनके डेरिवेशंस आप लोगों को मिल भी जाएंगे, एवरेज एनर्जी का डेरिवेशन भी मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को करने हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने डिस्कस किए, बट जो मैंने आप लोगों को फॉर्मूले बताए हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ना। जो स्टार्टिंग मैंने ट्रिक्स बताई थी, वो इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों की, CSR नेट के व्याप पे भी रहेंगे, और कोई भी एग्जाम दे रहे हैं उसमें, ठीक है। बाकी आप इन न्यूमेरिकल्स को थोड़ा देख लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे समरफील्ड थ्योरी। ओके, थैंक यू।